एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। दिस इज मी आकृति सिंह एंड आज के इस वीडियो में हम बीएससी नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर बायोकेमिस्ट्री की लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए जिससे अपकमिंग वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अभी मैं आपको जो भी बायोकेमिस्ट्री में पढ़ाऊंगी, आज का हमारा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स। आप सारे एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनिएगा। आपको जो भी डाउट आएगा वो डाउट आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ मैं अपना कॉन्टैक्ट डिटेल दैट इज जीमेल और इंस्टाग्राम आईडी का लिंक शेयर कर दूंगी। आप उसके थ्रू भी मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनिएगा। ऑन स्क्रीन में नोट्स भी शेयर करूंगी, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैं दे दूंगी। उधर आपको आज के इस लेक्चर का नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखना। अब हम अपना डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। एक नोटबुक, ब्लू पेन, ब्लैक पेन लेके बैठो जिससे मैं आपको जो भी चीजें पढ़ाऊं वो आपको अच्छे से समझ में आए और ऑन टाइम आप नोट्स बना पाओ, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स। बायोकेमिस्ट्री की फर्स्ट लेक्चर सीरीज का जो हमारा फर्स्ट लेक्चर टॉपिक है दैट इज द कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स आर एसेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है, दैट प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी. They are primarily found in plant-based foods and are the body preferred source of energy. When broken down, carbohydrates are converted into glucose, which is used by cells for energy. तो अब से इतना पढ़ के हमें क्या समझ में आया कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमारा मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है और कार्बोहाइड्रेट जब भी ब्रेक होता है, ठीक है, ग्लूकोज के फॉर्म में, तब हमें एनर्जी मिलती है. The role of carbohydrates in health, disease and clinical nutrition is vital, particularly in managing कंडीशंस लाइक डायबिटीज, ओबेसिटी एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स. तो देखो, आपने भी सुना होगा कि जिन भी लोगों को डायबिटीज होता है उनकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट या कह लो आप ग्लूकोज का लेवल मेंटेन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाता है तो हाइपरग्लाइसीमिया या ग्लूकोज लेवल लो चला जाता है तो हाइपोग्लाइसीमिया जैसी कंडीशन आ जाती है. तो हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल मेंटेन रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. और ग्लूकोज का लेवल कब मेंटेन रहेगा? जब हमारी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट का इंटेक है वो प्रॉपर अमाउंट में अवेलेबल रहे, ठीक है. तो आई होप कि आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा. अब हम डेफिनेशन के साइड बढ़ते हैं. तो कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. केमिकली दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 मेन टाइप्स. तो नाम से ही आप क्लियर है, कार्बोहाइड्रेट्स तो कार्बन भी मिल रहा है, हाइड्रेट भी मिल रहा है, ठीक है. तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है. देखो, कार्ब O फॉर ऑक्सीजन, हाइड्रेट मतलब हाइड्रोजन. तो मतलब क्या हो रहा है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके क्या मिला है? बना है कार्बोहाइड्रेट. और ये कार्बोहाइड्रेट क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है. और इसका सोर्स क्या है? हमको जो भी हम प्लांट बेस्ड फूड मटेरियल इनटेक करते हैं उससे हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है. और जब ये कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के फॉर्म में ब्रेकडाउन होता है तब इससे जो एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी हम अपनी डेली एक्टिविटी के लिए, सेलुलर एक्टिविटी के लिए यूज करते हैं, ठीक है. तो जब कार्बोहाइड्रेट को हम क्लासिफाई करेंगे तो मेनली 3 टाइप्स से इसका क्लासिफिकेशन होता है, बट एक चौथा टाइप भी हम पढ़ लेंगे. याद आएगा एग्जाम में तो लिख देना, नहीं आएगा तो उसको इग्नोर कर देना, बट दिमाग में रखना जरूरी है. तो कार्बोहाइड्रेट का जो मेनली 3 क्लासिफिकेशन है. पहला है आपका मोनोसैक्राइड, दूसरा है डाइसैक्राइड और तीसरा है पॉलीसैक्राइड. अब इसमें जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है कि मोनोसैक्राइड में क्या आता है, डाइसैक्राइड में क्या आता है और पॉलीसैक्राइड में क्या आता है. तो ध्यान से सुनिएगा. Monosaccharide, the simplest form of carbohydrates consisting of sugar molecule, ठीक है. एग्जाम्पल ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज. तो जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है दैट इज मोनोसैक्राइड. और मोनोसैक्राइड के क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं? ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज. फिर आता है हमारा डाइसैक्राइड. तो डाइसैक्राइड देखो, डाई यानी मेड अप ऑफ 2 मोनोसैक्राइड्स मॉलिक्यूल्स. एग्जाम्पल सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज. एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोनोसैक्राइड में क्या आ रहा है, डाइसैक्राइड में क्या आ रहा है और पॉलीसैक्राइड में क्या आ रहा है. तो प्लीज एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से ध्यान से हाईलाइट कर लो, अच्छे से याद कर लेना. देन पॉलीसैक्राइड. देखो, जैसे मोनोसैक्राइड में सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, डाइसैक्राइड में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स मिलकर डाइसैक्राइड में. पॉली मतलब 2 से ज्यादा. तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मेड अप ऑफ लॉन्ग चेन्स ऑफ मोनोसैक्राइड्स यूनिट्स. एग्जांपल स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज. तो ये था कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन, मोनोसैक्राइड, डाइसैक्राइड और पॉलीसैक्राइड. मोनोसैक्राइड के एग्जांपल्स, डाइसैक्राइड के एग्जांपल्स और पॉलीसैक्राइड के एग्जांपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको प्लीज आप याद रखिएगा.
अब चौथा, वैसे तो क्लासिफिकेशन मेनली 3 ही है, बट एक फोर्थ भी आप याद करो, दैट इज फाइबर। तो फाइबर क्या होता है, ये कार्बोहाइड्रेट का ही टाइप होता है जो कि डाइजेस्ट नहीं होता है। ह्यूमन जो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो इसे डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, लेकिन फिर भी हमारे डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए ये फाइबर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जैसे आप सुने होंगे कि जो कॉन्स्टिपेशन होता है, जब स्टूल पास नहीं हो पाता है तो उस टाइम पे हमको फाइबर रिच डाइट खाना चाहिए, जिससे हमारे कॉन्स्टिपेशन का इशू सॉल्व हो जाए। तो इसलिए क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं होगा, वो क्या करेगा, हमारे जो वेस्ट मटेरियल है उसको एक्सक्रीट आउट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो अब आई होप कि कार्बोहाइड्रेट का इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर द मोस्ट रीडली अवेलेबल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द बॉडी, पर्टिकुलरली फॉर द ब्रेन एंड मसल्स। तो हम जितना भी फूड इनटेक करते हैं उसमें से जो कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट है वो सबसे ज्यादा बोल सकते हो कि मोस्ट रीडली या कॉमन सोर्स ऑफ एनर्जी है, जिसको यूज कौन करता है, हमारा ब्रेन, हमारा मसल्स और हमारी बॉडी के अदर सेल्स। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट का इंट्रोडक्शन हो गया, डेफिनेशन हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया। अब हम कार्बोहाइड्रेट का क्या पढ़ेंगे, डाइजेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो कि किस, जैसे कि हम जब फूड इनटेक करते हैं तो उसमें से जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो किस तरीके से हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेशन बिगिंस इन द माउथ एंड इन्वॉल्व्स बोथ मैकेनिकल एंड एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन। तो जब भी हम फूड इनटेक करते हैं तो जो जैसे फूड भाई सबसे पहले तो अपने हम माउथ में ही इनटेक करते हैं ना, तो वहीं से कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है। और ये जो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन का प्रोसेस है इसमें मैकेनिकल और एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन दोनों होता है। ठीक है, तो माउथ, ठीक, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, हम तीनों जगह कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन देखेंगे। तो माउथ में मैकेनिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन हम दोनों डिस्कस करेंगे। तो माउथ में किस तरीके से कार्बोहाइड्रेट का मैकेनिकल डाइजेशन होता है देखते हैं। तो च्यूइंग breaks down food into smaller pieces, increasing surface area for enzymes to act upon। तो देखो, जब भी आप फूड को अपने मुंह में लेते हो तो हम च्यूइंग करना स्टार्ट करते हैं, तो हमारे जो टेथ होते हैं वो क्या करते हैं, फूड को छोटे छोटे पार्टिकल्स में कट कर देते हैं ना। तो उससे क्या होता है कि एंजाइम्स को एक्शन में आने के लिए स्पेस मिल जाता है। तो इस तरीके से जो मैकेनिकल डाइजेशन कब स्टार्ट होता है, जब हम जब हम खाने को चबाना स्टार्ट करते हैं। देन केमिकल डाइजेशन, salivary amylase, an enzyme produced by the salivary glands, begins the breakdown of starches, polysaccharide into maltose or disaccharide. This process continues while food is in the mouth but is halted once the food reaches the stomach। बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि अब बायोकेमिकल रिएक्शंस हम पढ़ेंगे। तो देखो, जब हम फूड को इनटेक करते हैं अपने माउथ में तो वहां पे जो मैकेनिकल प्रोसेस होता है, दैट इज हम जब फूड को च्विंग करते हैं तो अपने टिथ के हेल्प से फूड को छोटे छोटे पार्ट में कट कर लेते हैं। देन स्टार्ट होता है हमारा केमिकल प्रोसेस। तो केमिकल प्रोसेस में क्या होता है, हमारे ओरल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। पता है सलाइवरी ग्लैंड से क्या रिलीज होता है, सलाइवा, और उसमें एक एंजाइम प्रेजेंट होता है दैट इज सलाइवरी अमाइलेज। अब ये सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है कि जो फूड का ब्रेकडाउन हुआ है ना, तो हमारे फूड में जितना स्टार्च प्रेजेंट था, तो स्टार्च क्या है, किसका एग्जांपल है, पॉलीसैकेराइड का। तो पॉलीसैकेराइड टूट के क्या बनेगा, डाइसैकेराइड। देखो जैसे क्या था, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। अब पॉलीसैकेराइड टूटेगा तो डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड टूटेगा तो मोनोसैकेराइड, क्योंकि हम जो फूड इनटेक कर रहे हैं वो डायरेक्टली सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं डाइजेस्ट हो जाता है, वो कॉम्प्लेक्स टू सिंपलेस्ट फॉर्म जाता है। तो कॉम्प्लेक्स फूड क्या है हमारा, पॉलीसैकेराइड है। तो पॉलीसैकेराइड का डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होगा, हमारे माउथ में सलाइवरी अमाइलेज के प्रेजेंस में, और वो ब्रेकडाउन होकर के क्या बनेगा, डाइसैकेराइड में कन्वर्ट होगा। मान लो हम स्टार्च है, ठीक है, स्टार्च प्रेजेंट, जो फूड लिए हैं उसमें स्टार्च प्रेजेंट है, तो स्टार्च हमारा पॉलीसैकेराइड है। हमारा सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा जो सिक्रीट करता है उसमें सलाइवरी अमाइलेज नाम का एक एंजाइम रहेगा जो इस पॉलीसैकेराइड को किसमें कन्वर्ट कर देगा, डाइसैकेराइड। और डाइसैकेराइड मतलब कि पॉलीसैकेराइड स्टार्च, डाइसैकेराइड माल्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जो रिएक्शंस है उसको प्लीज आप बहुत ध्यान से देखिएगा। देन आता है तो देखो ये सब माउथ में चल रहा था, तो ये जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी हमारे ओरल कैविटी फिर कह लो हमारे माउथ में चलेगी, लेकिन जब खाना आगे जाएगा, जब फूड हमारे स्टमक में पहुंचेगा तो ये एंजाइमेटिक एक्टिविटी रुक जाएगी, क्योंकि हमारे जो स्टमक का
पीएच होता है वो एसिडिक होता है, एनवायरनमेंट एसिडिक होता है, और एसिडिक एनवायरनमेंट में ये सलाइवरी अमाइलेज काम नहीं करता है, तो इसलिए स्टमक में जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है वो रुक जाता है। फिर जब फूड हमारे स्टमक से निकल के बाहर इंटेस्टाइन में आता है, मतलब आगे बढ़ता है इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तब दोबारा से कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन का प्रोसेस बचा हुआ था वो कंटिन्यू हो जाएगा, रिकंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, तो स्टमक में क्या सीन है वो देख लेते हैं एक बार स्टेटमेंट के फॉर्म में। तो द एसिडिक एनवायरनमेंट ऑफ द स्टमक दैट इज पीएच 1.5 to 3.5, हमारा जो स्टमक है उसका एनवायरनमेंट एसिडिक होता है और उसका जो पीएच होता है दैट इज 1.5 to 3.5। आपको पता होगा कि 7 से बिलो जितनी भी वैल्यू होती है दैट इज ऑल एसिडिक, जितना ज्यादा कम होगा उतना ज्यादा एसिडिक होगा, और 7 से ज्यादा वाला बेस होता है और 7 वाला न्यूट्रल होता है। तो भाई हमारा जो पीएच का वैल्यू है स्टमक का दैट इज अराउंड 1.5 to 3.5। आप उसी से अंदाजा लगा लो कि एनवायरनमेंट कितना ज्यादा एसिडिक है, और इतने हाई एसिडिक एनवायरनमेंट में जो सलाइवरी अमाइलेज है या फिर कह लो पॉलीसैकेराइड से डाइसैकेराइड या फिर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं हो पाता, इसलिए स्टमक में कोई भी कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होता है। तो फिर आपको समझ गए कि जो सलाइवरी अमाइलेज था वो स्टमक में इनएक्टिवेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां का एसिडिक एनवायरनमेंट में वो काम नहीं कर पाता है। ओके, तो इस वजह से कार्बोहाइड्रेट का कोई भी डाइजेशन स्टमक में नहीं होता है। तो माउथ में जितना डाइजेशन होना था हुआ, फिर माउथ से जब स्टमक में पहुंचा कार्बोहाइड्रेट जो भी बच गया था डाइजेस्ट होने के लिए, स्टमक में कोई डाइजेशन नहीं होगा। अब वो जब आगे स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ बढ़ेगा तब उधर डाइजेशन होना आगे स्टार्ट होगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में मान लो फूड पहुंचा जिसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, तो उधर कार्बोहाइड्रेट का कैसे आगे फर्दर डाइजेशन होगा अब हम वो देखते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, पैनक्रियाटिक एमाइलेज, जैसे हमारे माउथ में सलाइवरी अमाइलेज काम कर रहा था कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में, वैसे जब ये कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग फूड पहुंचता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो यहाँ पे पैनक्रियाटिक अमाइलेज नाम का एंजाइम एक्टिवेट होता है। वो क्या करता है, वंस फूड एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन द पैनक्रियास सीक्रेट्स अमाइलेज विच कंटिन्यूज ब्रेकिंग डाउन स्टार्चेस इनटू माल्टोज। तो हमने देखा कि जो हमारे माउथ में पॉलीसैकेराइड स्टार्च है वो माल्टोज में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, किसकी हेल्प से, सलाइवरी अमाइलेज की हेल्प से। फिर जब हमारा फूड आगे आता है स्टमक में तो वहां का एनवायरनमेंट एसिडिक था, तो उधर सलाइवरी अमाइलेज जैसा कोई भी एंजाइम काम नहीं कर रहा था, इस वजह से स्टमक में कोई भी डाइजेशन नहीं हुआ। फिर उसके बाद जब फूड आगे स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ बढ़ा तो स्मॉल इंटेस्टाइन में पैनक्रियाज जो होता है वो पैनक्रियाटिक अमाइलेज सिक्रीट करता है। पैनक्रियाटिक अमाइलेज भी एक एंजाइम है। अब ये एंजाइम क्या करेगा, ये भी जो पॉलीसैकेराइड, अब पूरा डाइजेशन माउथ में तो नहीं हुआ है ना, अभी डाइजेशन बचा है, तो पॉलीसैकेराइड को ये भी डाइसैकेराइड में कन्वर्ट करेगा, मतलब कि स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में पैनक्रियाटिक अमाइलेज क्या करता है हम देख लें। अब दूसरा जो ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स होते हैं, मतलब कि स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग पे जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या काम करते हैं, आओ देखते हैं। द सेल्स लाइनिंग द स्मॉल इंटेस्टाइन दैट इज एंटेरोसाइट्स प्रोड्यूसेस एंजाइम्स सच एज माल्टेज, सुक्रेज एंड लैक्टेज। दीज एंजाइम्स फर्दर ब्रेक डाउन डाइसैकेराइड्स, एग्जांपल माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज इनटू मोनोसैकेराइड्स लाइक ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। अब ध्यान से सुनिएगा, अभी तक हम देख रहे थे कि पॉलीसैकेराइड डाइसैकेराइड में चेंज हो रहा था। देखो हमने क्लासिफिकेशन क्या देखा, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, सिंपलेस्ट टू कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब लेकिन डाइजेशन क्या होगा, कॉम्प्लेक्स टू सिंपलेस्ट, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स फूड इंटेक कर रहे हैं और हमारी बॉडी को डाइजेशन मतलब हमारी बॉडी को एब्जॉर्ब करने के लिए वो फूड एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में चाहिए ना। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्या था, पॉलीसैकेराइड था। तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन तक कॉम्प्लेक्स वाला जो पॉलीसैकेराइड था वो डाइसैकेराइड तक आ गया। अब डाइसैकेराइड के लेवल पे भी हम नहीं एब्जॉर्ब कर सकते, इसलिए हमको डाइसैकेराइड को और ब्रेक करके मोनोसैकेराइड बनाना है। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन में पैनक्रियाटिक अमाइलेज जितना काम करना था वो कर दिया। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग होती है उस पे भी कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, और वो कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, आपके वो एंजाइम्स होते हैं माल्टेज, ठीक है, सुक्रेज एंड लैक्टेज। माल्टेज क्या करता है, ये माल्टोज के ब्रेकडाउन के लिए काम करता है, सुक्रेज सुक्रोज के ब्रेकडाउन के लिए काम करता है, और लैक्टेज लैक्टोज के ब्रेकडाउन के लिए काम करता है। ये सारे जो ये 3 एंजाइम्स है ये आपके क्या करेंगे, डाइसैकेराइड को मोनोसैकेराइड में चेंज करेंगे। तो कैसे चेंज करते हैं, अब आगे ये क्या करेंगे, डाइसैकेराइड हमारा जो माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज है, तो माल्टोज को, ठीक है, ग्लूकोज में कौन चेंज करेगा, माल्टेज एंजाइम। माल्टोज हमारा डाइसैकेराइड, चेंज किस में हो जाएगा, ग्लूकोज मोनोसैकेराइड में। और कौन सा एंजाइम यहाँ पे काम किया, माल्टेज। सुक्रेज डाइसैकेराइड, सॉरी सुक्रोज
डाइसैकेराइड सुक्रेज एंजाइम है जो इस सुक्रोज डाइसैकेराइड को फ्रक्टोज मोनोसैकेराइड में चेंज कर देगा। लैक्टोज डाइसैकेराइड है, मोनोसैकेराइड क्या बनाएगा, गैलेक्टोज, और कौन सा एंजाइम यहाँ पे काम करेगा, लैक्टेज। माल्टोज को मोनोसैकेराइड बनाने के लिए माल्टेज, सुक्रोज को मोनोसैकेराइड बनाने के लिए सुक्रेज, लैक्टोज को मोनोसैकेराइड बनाने के लिए लैक्टोज। माल्टोज डाइसैकेराइड फॉर्म है, इसका मोनोसैकेराइड फॉर्म क्या होता है, ग्लूकोज। सुक्रोज भी डाइसैकेराइड है, अब इस डाइसैकेराइड का मोनोसैकेराइड फॉर्म क्या होता है, फ्रक्टोज। लैक्टोज डाइसैकेराइड का मोनोसैकेराइड फॉर्म कौन सा होता है, गैलेक्टोज। देखो माल्टोज ग्लूकोज, ठीक है, सुक्रोज फ्रक्टोज, लैक्टोज गैलेक्टोज। माल्टोज ग्लूकोज, ठीक है, सुक्रोज फ्रक्टोज लैक्टोज गैलेक्टोज। तो माल्टोज सुक्रोज और लैक्टोज डाइसैकेराइड है। माल्टोज सुक्रोज लैक्टोज डाइसैकेराइड है, ग्लूकोज फ्रक्टोज और गैलेक्टोज मोनोसैकेराइड है। माल्टोज टू ग्लूकोज कौन सा एंजाइम आएगा, माल्टेज। सुक्रोज टू फ्रक्टोज कौन सा एंजाइम आएगा, सुक्रेज, ठीक है। लैक्टोज टू गैलेक्टोज कौन सा एंजाइम आएगा, लैक्टेज, ठीक है। तो हमने क्या देख लिया, पहले हमने पॉलीसैकेराइड को डाइसैकेराइड में देख लिया, अब यहाँ पे डाइसैकेराइड को मोनोसैकेराइड में देख लिया। मतलब हमारा कार्बोहाइड्रेट पॉलीसैकेराइड से मोनोसैकेराइड तक आ गया है, ब्रेकडाउन हो गया है, कॉम्प्लेक्स से ब्रेकडाउन होते होते सिंपलेस्ट फॉर्म तक आ गया है। हमने अभी इंट्रोडक्शन में देखा था ना कि पॉलीसैकेराइड हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है और मोनोसैकेराइड हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। तो आपने क्लास 8 की बायोलॉजी में साइंस में पढ़ा होगा कि फूड को डाइजेस्ट होने के लिए हमें हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म चाहिए। तो भाई कार्बोहाइड्रेट हमने जो इनटेक किया है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में था, अब वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो सके इसलिए हमको उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाना है। तो कब कहाँ कौन से एंजाइम ने किस तरीके से कौन से पॉलीसैकेराइड को डाइसैकेराइड बनाया, कौन से डाइसैकेराइड को मोनोसैकेराइड बनाया, मैंने अपनी साइड से समझाने की पूरी कोशिश की है एंड आई होप कि आपको समझ में आया है। बट स्टिल if you are having any doubt then please ask me in the comment section. I am always here to clear your all kind of doubts regarding your subjects, ठीक है। तो यहाँ तक हमने डाइजेशन देखा, अब हम थोड़ा आगे देखते हैं। The monosaccharides glucose, fructose and galactose are now small enough to be absorbed into the blood stream। तो भाई देखो हमारा जो पॉलीसैकेराइड था वो पहले डाइसैकेराइड में हो गया, फिर डाइसैकेराइड मोनोसैकेराइड में हो गया। तो मोनोसैकेराइड में हमको क्या क्या मिला, ग्लूकोज मिला, फ्रक्टोज मिला और गैलेक्टोज मिला। अब इन मोनोसैकेराइड को हमारी बॉडी में जो हमारा ब्लड स्ट्रीम है उसमें वो इजिली एब्जॉर्ब हो सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो कार्बोहाइड्रेट था वो डाइजेस्ट हुआ पॉलीसैकेराइड से लेकर के मोनोसैकेराइड तक। इस बीच हमको कौन कौन से एंजाइम देखने को मिले हैं, सबसे पहले हमने सलाइवरी अमाइलेज देखा, पैनक्रियाटिक अमाइलेज देखा, फिर हमको माल्टेज, सुक्रेज और लैक्टेज, ठीक है। हमने 5 एंजाइम सीधा डिस्कस किया है। अब हम डाइजेशन के बाद क्या डिस्कस करेंगे, एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो आई होप इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट आपको समझ में आया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट The absorption of monosaccharides takes place primarily in the duodenum and jejunum parts of the small intestine। देखो डाइजेशन में क्या हुआ, पॉलीसैकेराइड से लेकर के मोनोसैकेराइड तक ब्रेकडाउन हुआ कार्बोहाइड्रेट का। अब इस यही मोनोसैकेराइड ही एब्जॉर्ब होगा, कभी भी पॉलीसैकेराइड या डाइसैकेराइड नहीं एब्जॉर्ब होता। अगर वो पॉलीसैकेराइड और डाइसैकेराइड के फॉर्म में हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है तो सबसे पहले वो मोनोसैकेराइड के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, उसके बाद वही मोनोसैकेराइड ही सिर्फ हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो सकता है। मतलब कि हमारी बॉडी में एनर्जी के लिए ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज ही यूज हो सकता है। कभी भी कार्बोहाइड्रेट का पॉलीसैकेराइड या डाइसैकेराइड वाला फॉर्म हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा, हमेशा मोनोसैकेराइड वाला फॉर्म ही एब्जॉर्ब होगा। तो इसका मतलब हम एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट में क्या पढ़ेंगे, मोनोसैकेराइड का एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो द एब्जॉर्प्शन ऑफ मोनोसैकेराइड टेक्स प्लेस प्राइमरली इन द ड्यूडेनम एंड जेजुनम। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही अभी तक हमारा डाइजेशन हुआ, जो फाइनल मोनोसैकेराइड हमको मिला वो स्मॉल इंटेस्टाइन में मिला। इसका मतलब एब्जॉर्प्शन भी अब यही स्मॉल इंटेस्टाइन में ही स्टार्ट होगा। तो डाइजेशन तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हुआ, लेकिन जो स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम और जेजुनम वाला पार्ट होता है उसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ मोनोसैकेराइड और ठीक है स्टार्ट होगा। अब कैसे होता है देखते हैं। तो एब्जॉर्प्शन ऑकर्स थ्रू द फॉलोइंग मैकेनिज्म। कौन कौन सा मैकेनिज्म होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ मोनोसैकेराइड में, तो पहला है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, दूसरा फैसिलिटेड डिफ्यूजन और फिर तीसरा है आपका लीवर
प्रोसेसिंग, ठीक, लीवर प्रोसेसिंग वगैरह तो हम उधर मेटाबॉलिज्म में डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए जस्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन या एब्जॉर्प्शन में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन दो प्रोसेस के थ्रू होता है, पहला एक्टिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट को हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज के लिए यूज होता है। अगर हमको ग्लूकोज और गैलेक्टोज को एब्जॉर्ब करना है अपनी बॉडी में तो उसके लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म काम करेगा, और वहीं अगर फ्रक्टोज का एब्जॉर्प्शन होना है तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन वाला मैकेनिज्म एब्जॉर्प्शन के टाइम पे काम करेगा, ठीक है। तो अब हम इन मैकेनिज्म को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट फॉर ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज यूज होता है। अब ये कैसे, द एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज इन्वॉल्व्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट वाया सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर। तो भाई ये जो सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर हमारी बॉडी में केमिकल एंजाइम सी ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम बाहर मोटर व्हीकल्स का यूज करते हैं ना, किसी भी एक प्रोडक्ट को दूसरी जगह हम ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो बट हमारी बॉडी में, हम अपनी बॉडी में इंटरनली कोई रोड वोड नहीं है, केमिकल एंजाइम्स ही हैं जो एक आप समझ सकते हो एक फॉर्म को, एक कैसे बोल सकते हैं, कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्म को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये केमिकल एंजाइम्स ही काम करते हैं। तो अगर ग्लूकोज और गैलेक्टोज को ट्रांसपोर्ट करना है, एब्जॉर्ब करना है, तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू होगा, जिसमें कौन हेल्प करता है, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर हेल्प करता है, ठीक है। तो दिस प्रोसेस रिक्वायर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी टू ट्रांसपोर्ट ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज फ्रॉम द ल्यूमेन ऑफ द इंटेस्टाइन इनटू द एंटेरोसाइट्स। तो देखो, इंटेस्टाइन से बाहर बाकी बॉडी के अदर पार्ट्स तक भी तो पहुंचाना है, जो हमको ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिला है उसको पहुंचाने में कौन, हमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही हम उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब एटीपी, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी एडिनो ट्राइफॉस्फेट की, और ये सब काम कराने में हेल्प कौन करेगा, हमारा सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर, ठीक है। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज का जो एब्जॉर्प्शन होता है उसका फिर इंटेस्टाइनल ल्यूमेन से बाहर जो उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है एटीपी के प्रेजेंस में, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया। अब हमको मोनोसैकेराइड 3 मिला था ना, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज तो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू इंटेस्टाइन के ल्यूमन से हम बाहर इंटरस्टिशियल सेल्स तक उसका ट्रांसपोर्टेशन कर दे रहे हैं, लेकिन भाई फ्रक्टोज को भी तो एब्जॉर्ब कराना है, हमारी बॉडी को फ्रक्टोज भी चाहिए। डाइजेशन का तो हो गया, डाइजेशन में हमको क्या क्या मिला, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज मिला। अब ग्लूकोज और गैलेक्टोज का एब्जॉर्प्शन भी हमने देख लिया एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। अब फ्रक्टोज का एब्जॉर्प्शन देखते हैं। तो फ्रक्टोज का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू होता है। तो फ्रक्टोज इज एब्जॉर्ब्ड वाया फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन थ्रू, ध्यान देना ये जो बीच बीच में केमिकल मैसेंजर्स आ रहे हैं उसको ध्यान से याद रखना। ग्लूट, ठीक है, उसको आप ऐसे याद कर सकते हो, GLUT5 करके ऐसे याद कर लो, याद रहेगा। और स्पेसिफिक ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, ये एक स्पेसिफिक ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होता है। एंड द वंस इनसाइड द सेल इट मूव्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम वाया ग्लूट, मतलब देखो यहाँ पे 2 ट्रांसपोर्टर काम करते हैं, GLUT5 और GLUT2। याद करने के लिए ग्लूट बोलो, ग्लट बोलो, GLUT5, GLUT2, जैसे आपको ठीक लगे। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हमको 2 स्पेसिफिक ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट काम में आते हैं, दैट इज GLUT5 और GLUT2। ये करता क्या है, वंस इनसाइड द सेल इट मूव्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम। भाई देखो ट्रांसपोर्टेशन में हमको करना क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन से बाहर की तरफ जो भी हमारे मोनोसैकेराइड है वो उनका एब्जॉर्प्शन अदर सेल्स तक भी पहुंचाना है। तो फैसिलिटेटेड में क्या चाहिए, हमको कुछ ना कुछ कोई ऐसी चीज चाहिए ना जो ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करे। तो GLUT5 और GLUT2 ये 2 ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर या ग्लूकोज मैसेंजर के नाम से इनको जान लो, ये हेल्प करते हैं फ्रक्टोज के फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में या फिर ग्लूकोज के फर्दर एब्जॉर्प्शन में, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगती है क्योंकि बीच बीच में बहुत सारे केमिकल मैसेंजर्स आते हैं, और मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि मैं इसको ज्यादा से ज्यादा इजी करके समझाऊं। बट आप ही सोचो, अब ये GLUT5 केमिकल मैसेंजर है तो मैं इसको और कितना इजी करूं, बट स्टिल मैं फर्स्ट लेक्चर से लेकर के लास्ट लेक्चर तक मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी कि मैं जितना ज्यादा इजी कर पाऊं मैं उतना ज्यादा आपको इजी करके चीजें एक्सप्लेन करूं, क्योंकि भाई थियरी टफ है वो तो आप एज इट इज पढ़ोगी, बट एटलीस्ट एक्सप्लेनेशन तो ऐसा होना चाहिए कि इंसान को सुन के सारी चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। तो अपने साइड से मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, बट स्टिल आपको जो भी सजेशन देना होगा प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, बट विथ डिग्निटी प्लीज। कोई भी ऐसी वैसी लैंग्वेज यूज मत करिए, क्योंकि मुझे जब भी ऐसा लगता है ना कि कोई ऐसा कमेंट है
जिसका कोई लॉजिक नहीं है, जस्ट वो ऐसे ही अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए किसी ने पोस्ट किया है, तो मैं वो कमेंट को सीधा डिलीट कर देती हूँ। बिकॉज आई डोंट वांट कि ये जो मैं स्टडी इन्वायरमेंट क्रिएट कर रही हूँ यूट्यूब चैनल के थ्रू, उसमें किसी भी टाइप का कोई भी नेगेटिव इंटरप्शन आए। तो चलो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आफ्टर एब्जॉर्प्शन, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज एंटर द ब्लड स्ट्रीम एंड आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीवर वाया द हेपाटिक पोर्टल वेन। द लीवर प्लेज अ की रोल इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ दीज शुगर्स। तो देखो, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन, तो अब एब्जॉर्प्शन में किस तरीके से इंटेस्टाइन से ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज बाहर निकला हमने देखा, ठीक है। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज के लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ रही थी और फ्रक्टोज के लिए फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट की। तो अब इंटेस्टाइन के ल्यूमेन से बाहर निकल के हेपाटिक पोर्टल वेन के थ्रू ये सारे जो शुगर्स होते हैं ये लीवर में पहुंचते हैं। अब लीवर में एक कार्बोहाइड्रेट या फिर सिंपल फॉर्म ऑफ शुगर्स का मेटाबोलाइजेशन होता है, मेटाबॉलिक रिएक्शन सब इनका होगा, ठीक है। तो हमको कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या डिस्कस करना था? इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, हमने इतना डिस्कस किया। अब हम मेटाबोलाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट डिस्कस करेंगे और फिर कार्बोहाइड्रेट हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो मेटाबोलाइजेशन में, मेटाबॉलिज्म याद रख लो, मेटाबोलाइजेशन थोड़ा ज्यादा क्रिटिकल हो जाए। तो मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट मतलब कि एब्जॉर्ब होने के बाद हेपाटिक पोर्टल वेन के थ्रू लीवर में ये जो शुगर्स पहुंचे हैं, दैट इज ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज, अब इनका मेटाबॉलिज्म स्टार्ट होगा, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट हम स्टार्ट करते हैं। आफ्टर एब्जॉर्प्शन, ग्लूकोज इज द प्राइमरी कार्बोहाइड्रेट यूज्ड फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। तो एब्जॉर्ब होने के बाद ग्लूकोज जो होता है वो हमारा प्राइमरी कार्बोहाइड्रेट होता है जिसको हम एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। आप सुने होंगे कभी कभी एनर्जी बहुत डाउन लगती है तो आप क्या करते हो, ग्लूकोज पी लो, एनर्जी मिल जाएगी। तो ग्लूकोज क्या है? प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो हम जो कार्बोहाइड्रेट इंटेक करते हैं उसमें से जो ग्लूकोज मोनोसेक्राइड्स होता है वो हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है। तो द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी समराइज्ड इन द फॉलोइंग स्टेप्स। तो अब हम इस मेटाबॉलिज्म के मतलब कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है दैट इज लीवर प्रोसेसिंग। अभी हमने देखा ना कि ये जो शुगर्स है हेपाटिक पोर्टल वेन के थ्रू हमारे लीवर तक पहुंचे हैं, तो हम लीवर में इसका किस तरीके से प्रोसेसिंग होता है वो देखते हैं। तो फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म in the liver, fructose and galactose are converted into glucose or intermediate that enter the glycolytic pathway। तो लीवर में ये जो फ्रक्टोज और गैलेक्टोज हैं ये भी ग्लूकोज में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। और ये किस पाथवे के थ्रू चेंज होते हैं? तो ग्लाइकोलाइटिक पाथवे। अब ध्यान देना, जो बायोकेमिस्ट्री का मैंने ओरिएंटेशन वीडियो अपलोड किया था तो उसमें मैंने बोला था कि बायोकेमिकल की जो साइकिल्स होती हैं वो थोड़ी सी टफ लगती हैं, तो बहुत ज्यादा परेशान मत हो कि अभी ग्लाइकोलाइटिक पाथवे क्या हो गया। जस्ट जो पाथवे जहां आ रहा है उसको एज इट इज याद कर लो। धीरे धीरे 2 बार 4 बार पढ़ोगे सारी चीजें समझ में आने लगेगी। पहली बार में पैनिक हो जाओगे, इंटरेस्ट लूज कर दोगे तो चीजें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। तो क्या हो गया? ग्लाइकोलाइटिक पाथवे में एंटर कर जाता है। फिर ग्लाइकोजेनेसिस, excess glucose can be converted into glycogen which is stored in the liver and muscles for later use। तो देखो, जो लीवर में हमारा फ्रक्टोज और गैलेक्टोज भी ग्लूकोज में चेंज हो जाता है ग्लाइकोलाइटिक पाथवे में एंटर होकर। फिर एक प्रोसेस होता है दैट इज ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस में क्या होता है? अब हमारे लीवर में जितना ग्लूकोज प्रेजेंट है सारा ग्लूकोज हमको नहीं चाहिए, हमको कुछ ग्लूकोज बचा के रखना है ना, कि जब हमको जरूरत पड़ेगी तब हम उसको अपनी एनर्जी के लिए यूज कर सकें। तो जो एक्सेस ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है और ये ग्लाइकोजन क्या होता है? हमारे लीवर के मसल्स में स्टोर रहता है ताकि जब हमको इन फ्यूचर जरूरत पड़े तो हम इसको यूज कर सके, ठीक है, हम इसको यूज कर सके। तो और ये जो एक्सेस ग्लूकोज का हमारे लीवर सेल्स में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होने का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है। यानी कि ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजन बनने के प्रोसेस को, और ये बन कैसे रहा है? जो एक्सेस ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है और हमारे लीवर सेल्स में स्टोर हो रहा है ताकि हमको इन फ्यूचर जब भी एनर्जी की जरूरत पड़े तो हम इसको एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज कर सके, ठीक है। तो लीवर प्रोसेसिंग समझ में आ गया। अब हम सेकंड पढ़ते हैं ब्लड स्ट्रीम रेगुलेशन, ठीक है। तो ये जो हमको शुगर मिला है, मोनोसैक्राइड कार्बोहाइड्रेट्स जो मिले हैं, इसका ब्लड स्ट्रीम में किस तरीके से ये रेगुलेट होता है? तो देखो, इंसुलिन रिलीज, सबसे पहले इंसुलिन रिलीज होता है। आफ्टर कार्बोहाइड्रेट मील ग्लूकोज टेंड्स इन द ब्लड राइज प्रमोटिंग
द पैनक्रियाज टू रिलीज इंसुलिन, अ हार्मोन दैट फैसिलिटेट द अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय टिश्यू। तो जब भी हमको एक ऐसा खाना खाते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट ज्यादा होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा। तो अगर हमारे ब्लड में बहुत ज्यादा ग्लूकोज हो जाएगा तब तो हम इन फ्यूचर डायबिटिक हो जाएंगे ना। हमको भाई डायबिटीज जैसी बीमारी नहीं चाहिए, हमको हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल मेंटेन रखना है। तो क्या होता है कि जैसे हम कार्बोहाइड्रेट रिच फूड लेते हैं तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाता है। तो जैसे ही ग्लूकोज का लेवल हाई होता है तो पैनक्रियाज इंसुलिन नाम का एक हार्मोन रिलीज कर देता है। तो पैनक्रियाज से जब ये हार्मोन रिलीज होता है तो ये हार्मोन क्या करता है, जो एक्सेसिव ग्लूकोज है हमारे सेल से उसको ले लेता है कि भाई तुम एक्सेस हो, चलो तुम इधर आओ, तुम इधर आके स्टोर हो जाओ, तुम ब्लड में रहोगे तो क्या होगा कि तुम ग्लूकोज का लेवल बढ़ाओगे, इस वजह से एक्सेस नहीं होना है। तो इंसुलिन का काम क्या करता है कि ग्लूकोज के लेवल, जो एक्सेसिव ग्लूकोज का लेवल हमारे ब्लड में आया है कार्बोहाइड्रेट के इंटेक की वजह से, उसको ले लेता है, ठीक है, किनारे कर लेता है कि चलो चलो तुम एक्स्ट्रा हो, बाहर निकलो, जितने की जरूरत है सिर्फ यही वही ग्लूकोज रहेगा। क्योंकि आपने डायबिटीज के पेशेंट के साथ क्या होता है, यही होता है ना कि जिनका ग्लूकोज लेवल होता है वो बहुत ज्यादा हाई चला जाता है। तो क्या होता है कि जिनका इंसुलिन होता है वो काम नहीं कर रहा होता है, उनके बॉडी में हार्मोन रिलीज नहीं हो, पैनक्रियाज के थ्रू इंसुलिन नहीं रिलीज हो रहा होता है, जिसकी वजह से उनका जो ग्लूकोज का लेवल है वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। एक नॉर्मल नॉन डायबिटिक जो पर्सन है, जैसे कि अगर हम लोग नॉन डायबिटिक हैं तो हमारी बॉडी में इंसुलिन एडिक्वेट अमाउंट में पैनक्रियाज के थ्रू रिलीज होता रहता है, जो कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन रखता है, ठीक है। तो ब्लड स्ट्रीम किस तरीके से ग्लूकोज के लेवल, ग्लूकोज मतलब क्या, कार्बोहाइड्रेट के सिंपलेस्ट फॉर्म की बात कर रहे हैं ना, तो किस तरीके से कार्बोहाइड्रेट का सिंपलेस्ट फॉर्म दैट इज ग्लूकोज का लेवल हमारी ब्लड में मेंटेन रहता है। तो जैसे ही हम फूड इंटेक करते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट है तो हमारा जो ग्लूकोज का लेवल है वो बढ़ जाएगा। उस लेवल को मेंटेन करने के लिए पैनक्रियाज एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम होता है इंसुलिन। वो इंसुलिन एक्स्ट्रा ग्लूकोज को अपटेक कर लेगा सेल से और ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन रखेगा, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट में हमने लीवर प्रोसेसिंग भी देखा और ब्लड स्ट्रीम रेगुलेशन भी देखा। तो लीवर प्रोसेसिंग में हमने क्या देखा था कि जो गैलेक्टोज है और फ्रक्टोज है वो भी ग्लूकोज में चेंज हो जा रहे हैं, और कौन से पाथवे के थ्रू, ग्लाइकोलाइटिक पाथवे के थ्रू। और लीवर में एक और प्रोसेस होता है दैट इज ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ठीक है, ग्लाइकोजेनेसिस में क्या होता है, ग्लूकोज ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और लीवर सेल्स में स्टोर रहता है, ताकि इन फ्यूचर जब भी हमको जरूरत पड़े हम इसको एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज कर सके। तो ग्लाइकोजेनेसिस लीवर में हो गया। देन ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज का लेवल का रेगुलेशन कैसे होता है, जब भी हम कार्बोहाइड्रेट रिच फूड इंटेक करते हैं तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाता है। उस ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन रखने के लिए पैनक्रियाज एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम होता है इंसुलिन। ये इंसुलिन ये इंश्योर करता है कि एक्सेसिव अमाउंट के ग्लूकोज को वो अपटेक कर ले और जो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल है वो मेंटेन रहे। तो इस तरीके से मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस हो रहा होता है कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है, स्पेशली मसल्स एंड फैट सेल्स फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। तो ये वही है कि इंसुलिन तो ले लिया, बाकी हमारे जो मसल्स और फैट सेल्स होते हैं, फैटी सेल्स जिनको एडिपोज टिश्यूज भी बोलते हैं, उधर ही तो ये जो एक्स्ट्रा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज होता है ये उधर जाके स्टोर रहता है, ठीक है। अब ग्लाइकोजन स्टोरेज और ग्लूकागन रिलीज, तो ग्लाइकोजन स्टोरेज के बारे में भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इंसुलिन ऑल्सो प्रमोट द स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज एज ग्लाइकोजन इन द लीवर एंड मसल्स, दिस प्रोसेस कॉल्ड ग्लाइकोजेनेसिस। तो हमने देखा था ना कि लीवर में ग्लाइकोजेनेसिस का प्रोसेस हो रहा है जिसमें क्या रहा था, ग्लूकोज हमारा ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट होकर स्टोर हो रहा है। तो इंसुलिन ये भी काम करता है कि ग्लूकागन स्टोरेज मतलब कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट करा के लीवर सेल्स में स्टोर रखता है, ताकि जब भी जरूरत पड़े तब तक उसको हम एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज कर सके। अब है ग्लूकागन रिलीज। तो जिस तरीके से हमने इंसुलिन रिलीज देखा पैनक्रियाज के थ्रू, वैसे अब हम ग्लूकागन रिलीज देखते हैं। तो व्हेन ब्लड ग्लूकोज लेवल्स फॉल, देखो जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा था तो इंसुलिन रिलीज हुआ, ठीक है। अब ग्लूकोज का लेवल डाउन चला जाएगा तब क्या रिलीज होगा, मतलब कार्बोहाइड्रेट अगर हमारा लेवल बहुत कम चल गया, हमको कार्बोहाइड्रेट की नीड है, तब क्या होगा, ग्लूकागन रिलीज होता है हमारी बॉडी में। तो व्हेन ब्लड ग्लूकोज लेवल्स फॉल द पैनक्रियाज रिलीजेस ग्लूकागन which stimulates the breakdown of glycogen into glucose, a process called glycogenolysis to restore the normal blood sugar level। ध्यान से सुनना, ग्लाइकोजेनेसिस में क्या हुआ था, जो हमारा ग्लूकोज के एक्सेसिव ग्लूकोज था, ग्लाइकोजेनेसिस में क्या हो रहा था, मैं आपको थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में करके समझाने की कोशिश करती हूँ, वेट अ मिनट प्लीज।
देखो ग्लाइकोजेनेसिस में क्या हुआ था, जो एक्सेसिव ग्लूकोज था वो हमारा ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो गया था। ठीक है, मैंने बोला था कि जब हमको जरूरत पड़ेगी तब ये हम यूज कर लेंगे। तो भाई वो ग्लूकोज तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हुआ है ना, लेकिन हमको तो एनर्जी के लिए ग्लूकोज चाहिए। तो मान लो हमारा कार्बोहाइड्रेट का लेवल या ग्लूकोज का लेवल बहुत डाउन चला गया, हमको तुरंत एनर्जी चाहिए, तो ग्लाइकोजन को हम एज इट इज नहीं यूज कर सकते हैं। तो लीवर में जो ग्लूकोज ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हुआ था, तो वहां पे उस प्रोसेस को हम ग्लाइकोजेनेसिस बोले थे। जेनेसिस का मतलब होता है बनना। अब वो ग्लाइकोजन को, अब हमारा शुगर का लेवल डाउन जा रहा है, हमारा पैनक्रियास ग्लूकागन नाम का हार्मोन रिलीज कर रहा है। तो ये ग्लूकागन क्या करेगा, वो जो लीवर सेल में ग्लाइकोजन स्टोर था उसको वापस से ग्लूकोज बनाएगा, और वो जो ग्लाइकोजन का दोबारा से ग्लूकोज बनने का जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। लाइसिस का मतलब होता है टूटना। ठीक है, अब मैं ये सारी चीजें आपको दोबारा से समराइज करके समझाती हूँ। देखो कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में हमको क्या देखना है, हमने देखा लीवर प्रोसेसिंग। लीवर में क्या था, हमारा जो फ्रक्टोज था, गैलेक्टोज था, वो भी ग्लूकोज के फॉर्म में बन गया। ठीक है, और जो एक्सेसिव ग्लूकोज था वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाता है लीवर सेल्स में। तो एक्सेसिव ग्लूकोज जो लीवर सेल में स्टोर हुआ है उस प्रोसेस को हमने क्या बोला, एक्सेसिव ग्लूकोज ग्लाइकोजन के फॉर्म में लीवर सेल्स में जब स्टोर हुआ है तो हमने उसको क्या बोला, उस प्रोसेस को ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, फिर हम ब्लड लेवल में थोड़ा अपने ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज का लेवल कैसे मेंटेन रहता है हम उसको देखते हैं। तो जब भी हम कोई ऐसा फूड लेते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट बहुत ज़्यादा है तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। तो उस ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करने के लिए पैनक्रियाज एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसका नाम होता है इंसुलिन। ये इंसुलिन क्या करता है, उस जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको अपटेक कर लेता है टिश्यूज से और ग्लूकोज का लेवल मेंटेन कर देता है। ठीक, इतना समझ में आया। अब ग्लाइकोजन स्टोरेज हमारा किधर था, लीवर सेल्स में। तो लीवर सेल्स में इंसुलिन सिर्फ ग्लूकोज को अपटेक ही नहीं करता है, अब ले रहा है जो एक्स्ट्रा है उसको कहीं ना कहीं रखेगा ना। तो लीवर सेल्स में इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करा देता है कौन, इंसुलिन। ठीक है सॉरी, इंसुलिन स्टोर करा दिया। अब मैंने बोला कि ये जो स्टोर हो रहा है, जब हमको इन फ्यूचर जरूरत पड़ेगी तो हमको ये वापस से ग्लाइकोजन चाहिए। ग्लूकोज अभी जो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो रहा है, हमको जब जरूरत पड़ेगी तो हमको वापस ये ग्लूकोज के फॉर्म में चाहिए। तो अब सपोज हमने बहुत देर से कुछ भी ऐसा नहीं खाया है जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो, तो अब हमारा जो ग्लूकोज का लेवल है वो डाउन जा रहा है। ठीक है, हमको इमीडिएटली ग्लूकोज चाहिए। तो हमारी बॉडी में ग्लूकोज कहाँ है, लीवर सेल्स में स्टोर हुआ है, लेकिन वो कौन से फॉर्म में स्टोर हुआ है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हुआ है। तो ग्लूकोज जब ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो रहा था तो हम उस प्रोसेस को ग्लाइकोजेनेसिस बोल रहे थे क्योंकि ग्लाइकोजन बन रहा था। अब हमको ये ग्लाइकोजन वापस से तोड़ के ग्लूकोज के फॉर्म में लाना है। तो जब चीजें टूटती हैं तो हम उसमें एक टर्म ऐड करते हैं, दैट इज लाइसिस। तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजन का टूटना, और वो टूट के क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। अब हमारा जो बॉडी का ग्लूकोज लेवल है वो डाउन गया, तो हमको ये ग्लूकोज वापस से चाहिए। तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस के प्रोसेस की हेल्प से ग्लाइकोजन वापस से टूट के ग्लूकोज बनेगा और हमको ग्लूकोज, वो उस ग्लूकोज को हम इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करेंगे। ठीक है, तो जब हमारे बॉडी का लेवल डाउन, बॉडी के ब्लड में ग्लूकोज का लेवल डाउन किया तो ग्लूकागन रिलीज हुआ। ये ग्लूकागन क्या किया है, ग्लाइकोजन जो स्टोर था लीवर सेल्स में, उस ग्लाइकोजन को वापस से तोड़ के ग्लूकोज बनाया। तो उस प्रोसेस को हमने ग्लाइकोजिनोलाइसिस बोला। और इंसुलिन क्या कर रहा था, जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई जा रहा था तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में लीवर में स्टोर कर दे रहा था। तो ग्लूकोज जब ग्लाइकोजन बन रहा था तो ग्लाइकोजेनेसिस। तो इंसुलिन ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लूकागन ग्लाइकोजिनोलाइसिस से रिलेट करता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो हमने लीवर प्रोसेसिंग देख लिया, ब्लड स्ट्रीम रेगुलेशन देख लिया, तो हमने कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में दो चीजें देखी। अब हम तीसरी चीज देखते हैं, एनर्जी प्रोडक्शन की। भाई ये सब जितने हम परपंच देख रहे हैं हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हमको एनर्जी चाहिए, हमको ग्लूकोज की एनर्जी चाहिए, हमको कार्बोहाइड्रेट चाहिए। तो अब ये कार्बोहाइड्रेट एग्जैक्टली प्रोड्यूस कैसे होता है वो देखते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस, वंस ग्लूकोज एंटर द सेल it undergoes glycolysis in the cytoplasm where it is broken down into the pyruvate। ध्यान देना, pyruvate producing a small amount of ATP energy। This process is anaerobic, does not require oxygen। तो इसमें देखो ग्लाइकोलाइसिस होता है और एरोबिक मेटाबॉलिज्म होता है। जैसे ही ग्लूकोज हमारे सेल में आता है तो ये इस ग्लूकोज में एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, दैट इज ग्लाइकोलाइसिस। इसमें क्या होता है,
ये जो होता है ना, ये ग्लूकोज पायरुवेट के फॉर्म में टूट जाता है। अब ये पायरुवेट से ही एटीपी बनता है और पायरुवेट से एटीपी बनने के प्रोसेस में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है, मतलब कि ये एनएरोबिक प्रोसेस है और एटीपी से ही तो हमको एनर्जी मिलता है, एडिनो ट्राइफॉस्फेट से ही तो हमें एनर्जी मिलती है, क्योंकि हमने वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में देखा था ना, हमको एटीपी की जरूरत पड़ रही थी, तो एटीपी से हमें एनर्जी मिलती है। ग्लूकोज पायरुवेट के फॉर्म में जब भी टूटता है तब उससे एटीपी बनता है और इसी एटीपी से हमको एनर्जी मिलती है। तो एनर्जी प्रोडक्शन कैसे होता है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो एटीपी बनने का प्रोसेस एनएरोबिक होता है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब एरोबिक मेटाबॉलिज्म भी देख लेते हैं हम कार्बोहाइड्रेट का। तो इफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, पायरुवेट इज ट्रांसपोर्टेड इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया वेयर इट इज कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल CoA। थोड़ा ध्यान से पढ़ना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा। Acetyl CoA entering the Krebs cycle, that is citric acid cycle. This cycle produces more ATP and high energy molecule NADH, FADH2 for oxidative phosphorylation, a process that occurs in the electron transport chain producing a larger amount of ATP। देखो, जब हमको थोड़े से अमाउंट ऑफ एटीपी की जरूरत है, थोड़े से अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत है, तब तो हमारा ग्लाइकोलाइसिस से काम बन जाएगा कि भाई ग्लूकोज जो स्टोर्ड है उसको तोड़ो, तो पायरुवेट के फॉर्म में टूटेगा, वो पायरुवेट एटीपी बनाएगा, वो एटीपी से हमारे एनर्जी का काम चल जाएगा। लेकिन अगर हमको ज्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए तब हमको ऑक्सीजन वाले प्रोसेस की जरूरत पड़ेगी। जो ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज से पायरुवेट बना, पायरुवेट से एटीपी बना, वहां ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। नाउ सपोज कि ये कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के टाइम पे अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये जो ग्लूकोज से पायरुवेट बना है वो डायरेक्टली एटीपी में नहीं बनेगा, वो पायरुवेट क्या करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाएगा, ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के ये एसिटाइल CoA में कन्वर्ट हो जाएगा और एसिटाइल CoA में जैसे ही कन्वर्ट होगा ये एक दूसरी बायोकेमिकल साइकिल का पार्ट बन जाएगा जिसको हम बोलते हैं कर्ब साइकिल या फिर साइट्रिक एसिड साइकिल। तो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस स्टेटमेंट को एज इट इज याद कर लो, थोड़ा सा अपने लैंग्वेज में समझ लो, काम हो जाएगा। फिर क्या होता है, अब ये जो कर्ब साइकिल में पायरुवेट आके एंटर हो गया है, जैसे कि जब एटीपी या फिर कह लो कि जब कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म हो रहा था और उस टाइम पे अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट था तो ग्लूकोज पहले पायरुवेट में चेंज हुआ, अब वो पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होने के बाद वो एक दूसरी बायोकेमिकल साइकिल का पार्ट बन जाएगा जिसको हम कर्ब साइकिल बोलते हैं या फिर साइट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं। अब ये साइट्रिक एसिड साइकिल क्या करता है, ये और ज्यादा एटीपी बनाता है, ठीक है, और हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनाता है जैसे कि FADH2 और NADH, ठीक है। अब ये वाले जो बड़े बड़े एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स बने हैं ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के लिए काम आते हैं। अब ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या होता है, तो भाई जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का एक ये प्रोसेस होता है, आपने वो प्लांट फिजियोलॉजी अगर क्लास 11 की पढ़ी होगी तो उधर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वाला मैकेनिज्म पढ़ा होगा, उधर ये बड़े बड़े एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स काम में आते हैं जो कि बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एटीपी प्रोड्यूस करते हैं। तो हमको बहुत ज्यादा अमाउंट वाला एटीपी नहीं दिमाग में रखना है, हमें सिर्फ अपने नोट्स में रखना है कि अगर हमारे अंदर इतना पोटेंशियल हुआ कि हम इन सारी चीजों को याद कर लें तब उस टाइम पे आप इसको याद कर लेना। अदरवाइज आप एनर्जी प्रोडक्शन में सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस वाला प्रोसेस याद रखना जिसमें क्या था, ग्लूकोज पायरुवेट में चेंज हुआ और पायरुवेट फिर एटीपी में बना और एटीपी हमको एनर्जी देता है। और जब हमको ये एटीपी हमको एनर्जी देता है, ये एनारोबिक प्रोसेस होता है, इसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन हमको जब बहुत ज्यादा बड़े बड़े एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनाने हैं कार्बोहाइड्रेट से तो वो एरोबिक प्रोसेस होता है। एरोबिक प्रोसेस यानी वहां ऑक्सीजन चाहिए होता है, ठीक है। तो चलो ठीक है, ये मेटाबॉलिज्म हम आई थिंक यहीं पे रखते हैं क्योंकि अगर बहुत ज्यादा इसको डिटेल में ले जाएंगे तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता रहेगा और अभी तो यार फर्स्ट क्लास है, यही सारा कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट पढ़ा दूंगी तो आगे कैसे काम करेगा। अब एक्सेस ग्लूकोज, अब जस्ट सपोज कि ग्लूकोज बहुत ही ज्यादा एक्सेस हो गया है तब क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा अमाउंट में है, ग्लूकोज बहुत ज्यादा अमाउंट में है, तो उसके लिए भी तो कुछ सोल्यूशन चाहिए ना। तो इफ देयर इज एन एक्सेस ऑफ ग्लूकोज दैट इज नॉट इमीडिएटली नीडेड फॉर एनर्जी और ग्लाइकोजन स्टोरेज, इट इज कन्वर्टेड इनटू फैट दैट इज लाइपोजेनेसिस एंड स्टोर्ड इन एडिपोज टिश्यू। का जो अमाउंट है वो हमारे ब्लड में बहुत ज्यादा है, ऑलरेडी अवेलेबल है और वो हमको अभी नहीं चाहिए, ठीक है, ना तो वो हमको इमीडिएट यूज के लिए चाहिए ना ही हमें उसे एज अ ग्लाइकोजन स्टोर करके रखना है। तो ऐसे ग्लूकोज क्या करेंगे, लाइपोजेनेसिस के प्रोसेस के थ्रू हमारे एडिपोज टिश्यू में स्टोर रहेंगे इन द फॉर्म ऑफ फैट, ठीक है।
तो ताकि जब वो बाद में फैट का मतलब क्या प्रोसेस होता है वापस से ग्लूकोज बन के एज एनर्जी यूटिलाइज होने का, वो एक अलग साइकिल, एक अलग प्रोसेस है, उसे अभी यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी के लिए कार्बोहाइड्रेट में जितनी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट थी, जो पढ़ना जरूरी था एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, वो मैंने अपने साइड से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की है। आई होप आपको हर एक चीज समझ में आया होगा, बट स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। और रही बात नोट्स की, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, उसके थ्रू आप टेलीग्राम चैनल पे जाइए, विजिट करिए, वहां पे आपको नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में, ये जो आज की लेक्चर थी इसका नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में आपको उधर मिल जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, एज वेल एज मोस्ट इंपॉर्टेंट बेल आइकन पे क्लिक कर लो, जिससे अपकमिंग वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो ठीक है, अपना ध्यान रखो, बायोकेमिस्ट्री को लेकर के स्ट्रेस मत लो। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। और हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे मिलता है मोटिवेशन आपके लिए और ज़्यादा अच्छे अच्छे लेक्चर्स लाने का। और हमारी लेक्चर सीरीज स्टार्ट हो गई है, तो बायोकेमिस्ट्री को लेकर के जो भी टेंशन थी, अब आपको वो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी मैंने जितना पढ़ाया उसको अच्छे से पढ़ो, रिवाइज करो, कोई डाउट आता है तो पूछो और नेक्स्ट लेक्चर के लिए रेडी रहो।